आज हम इतिहास के एक ऐसे सुपर पावर की बात करने वाले हैं जिसने सदियों तक हिंदुस्तान पर राज किया, मुगल साम्राज्य। पर हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनेंगे, हम ये समझेंगे कि आखिर इतनी बड़ी और मजबूत सल्तनत बनी कैसे थी। चलिए इस पूरे ब्लूप्रिंट को एक एक करके खोलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक ऐसा साम्राज्य कैसे बनाया जाता है जो सिर्फ जंगें ही ना जीते बल्कि पीढ़ियों तक, सदियों तक टिका रहे। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक तरह की इंजीनियरिंग थी। और इसका जवाब है पैसे, लोगों और शक्ति को मिलाकर एक जबरदस्त मशीन तैयार करना। तो आज की हमारी पड़ताल में हम इसी मशीन के हर पुर्जे को ध्यान से देखेंगे। इसकी इकोनॉमी, इसका समाज, इसका एडमिनिस्ट्रेशन और हाँ, इसकी लाजवाब संस्कृति। तो देखिए, किसी भी बड़ी इमारत की तरह सब कुछ नींव से शुरू होता है, और मुगल साम्राज्य की नींव थी उसकी अर्थव्यवस्था। यही वो इंजन था जिससे पूरी मुगल मशीन चलती थी और जिसने हर चीज को मुमकिन बनाया। ये स्लाइड देखिए, ये साफ दिखाती है कि मुगल अर्थव्यवस्था का 80% हिस्सा पूरी तरह से खेतीबाड़ी पर निर्भर था। मतलब साम्राज्य की ज्यादातर दौलत वो जमीन से आ रही थी और देश की बड़ी आबादी खेतों में ही काम कर रही थी। अब जो चीज वाकई में कमाल की है वो ये है कि वो इस दौलत को इकट्ठा कैसे करते थे। अकबर के मंत्री थे राजा टोडरमल। उन्होंने बड़े ही शानदार टैक्स सिस्टम बनाए। इनमें सबसे खास था दहसाला सिस्टम, जिसमें पिछले 10 साल की औसत पैदावार के हिसाब से टैक्स तय होता था। इससे हुआ ये कि सरकार को एक फिक्स्ड और भरोसेमंद इनकम मिलने लगी। अच्छा, पैसा तो आ गया, लेकिन इस विशाल मशीन को चलाने वाले लोग कौन थे? चलिए अब नींव से ऊपर उठकर उन सामाजिक पिलर्स को देखते हैं जिन पर यह पूरी आबादी टिकी हुई थी। मुगल समाज में बराबरी कह सकते हैं ना के बराबर थी। जैसा कि यहां दिख रहा है, पिरामिड के सबसे ऊपर मुट्ठी भर लोग थे, सम्राट और उनके अमीर उमरा। बीच में थे व्यापारी और सैनिक, और सबसे नीचे किसानों और मजदूरों की एक बहुत बड़ी आबादी। और हां, इस सामाजिक ताने बाने पर बादशाह की सोच का सीधा असर पड़ता था। एक तरफ अकबर थे जिन्होंने सुलह कुल की नीति अपनाई, मतलब सबके धर्म का सम्मान, और उन्होंने गैर मुसलमानों पर लगने वाला जजिया टैक्स भी हटा दिया। वहीं दूसरी तरफ औरंगजेब ने एक सख्त इस्लामी नीति अपनाई और जजिया को फिर से लागू कर दिया। इससे समाज के माहौल में बहुत बड़ा बदलाव आया। तो अब हमारे पास एक अर्थव्यवस्था है, एक समाज है, लेकिन इतनी बड़ी और अलग अलग चीजों को एक साथ जोड़कर कैसे रखा जाए? यहीं पर काम आता है एडमिनिस्ट्रेशन, वो पूरा सरकारी ढांचा जिसने इस विशाल सिस्टम को मैनेज किया। और ये सिस्टम बहुत ही ऑर्गेनाइज था। पूरे साम्राज्य को सूबों में यानी कि प्रांतों में बांटा गया था। फिर सूबों को जिलों में, जिलों को परगना में, और आखिर में गांव आते थे। इस तरह से बादशाह का कंट्रोल दिल्ली से लेकर देश के सबसे छोटे गांव तक पहुंचता था। इस पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की रीढ़ की हड्डी थी मनसबदारी प्रणाली। ये अकबर का एक जीनियस आइडिया था। एक ऐसा सिस्टम था जिसमें मिलिट्री और सिविल दोनों तरह के अफसरों का रैंक तय होता था। रैंक दो चीजों पर आधारित था, जात यानी उनका पर्सनल स्टेटस, और सवार यानी उन्हें कितने घुड़सवार सैनिक रखने हैं। और सबसे बड़ी बात यह थी कि यह सिस्टम योग्यता पर आधारित था, विरासत पर नहीं। चलिए अब इस साम्राज्य की सबसे बाहरी और शायद सबसे खूबसूरत परत पर आते हैं, यानी उनकी शानदार कला और संस्कृति, जिसकी छाप आज भी हमारे चारों तरफ दिखाई देती है। मुगल आर्किटेक्चर आज भी लोगों को हैरान कर देता है। अकबर ने तो पूरा का पूरा शहर फतेहपुर सीकरी बनवा दिया। जहांगीर ने बेहद खूबसूरत मकबरे बनवाए, और शाहजहां, उनका नाम तो ताजमहल और लाल किले के बिना अधूरा है। इन इमारतों में पर्शियन और इंडियन स्टाइल का एक गजब का मेल देखने को मिलता है। लेकिन बात सिर्फ इमारतों की नहीं थी। जहांगीर के दौर में पेंटिंग अपने चरम पर थी। साहित्य में फारसी भाषा का बोलबाला था, जिसमें अकबरनामा जैसी किताबें लिखी गईं। और संगीत की बात करें तो अकबर के दरबार में तानसेन जैसे महान संगीतकार थे। ये सचमुच एक सुनहरा दौर था। तो चलिए अब इन सारे हिस्सों को एक साथ जोड़कर देखते हैं और मुगल साम्राज्य की पूरी तस्वीर को एक बार में समझने की कोशिश करते हैं। तो मुगलों का ब्लूप्रिंट कुछ ऐसा था। एक बेहद मजबूत सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, एक इकोनॉमी जो पूरी तरह खेती पर टिकी थी, एक ऐसा समाज जिसमें बहुत ज्यादा असमानता थी, कला और संस्कृति का एक सुनहरा दौर, और एक ऐसी विरासत जिसमें हमें धार्मिक सहनशीलता भी दिखती है और असहनशीलता भी। और अंत में एक सवाल कि मुगलों की असली विरासत क्या है?
क्या वो एक बेहद कुशल प्रशासनिक मशीन थी जिसने इतने बड़े देश पर सदियों तक हुकूमत की, या फिर वो एक सांस्कृतिक चमत्कार था जो उन्होंने कला और आर्किटेक्चर की शक्ल में हमारे लिए छोड़ा है? इस पर सोचिएगा जरूर।